आज मैं एक बहुत पुरानी बुक पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि तब मुझे ध्यान आ गया अचानक से कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। ये तो भूल जाते हैं अक्सर हम लोग। मैं पैदा हुआ हूँ, वो बेसिकली बुक है एनलाइटमेंट के ऊपर, कि कैसे आप एनलाइटमेंट हो सकते हैं। तो जो टॉपिक मैं पढ़ रहा था दैट वाज योग के हिसाब से डेथ क्या है। तो बताते हैं कि डेथ मतलब वो नहीं जो आप सोचते हैं कि बॉडी को आग में जला दिया, लकड़ी की तरह जल गई आग, बॉडी खत्म हो गई। डेथ का मतलब ये होता है जब बॉडी को जलाते हैं आप, उससे पहले ही बॉडी, फिजिकल बॉडी तो जलती है, बट मॉलिक्यूलर बॉडी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लेती है एक जगह पर। जैसे कि फूलों में से परफ्यूम निकल करके कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। दरवाजा बंद कर दें। और वो जो मॉलिक्यूलर बॉडी है वो अपने आप को, जैसे परफ्यूम किसी भी खिड़की से, किसी भी दरवाजे से निकल के जा सकती है, फूल नहीं जा सकता। तो ये जो मॉलिक्यूलर बॉडी, लॉक मत करना बेटा, कोई आएगा तो खोलना पड़ेगा। तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर बॉडी जो है वो टाइम और स्पेस क्वांटम के बीच में से जा सकता है। वो अपने आप जाता है, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि आप इस चीज को कॉन्शियसली करना सीख लें मरने से पहले। उसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो 7 चक्र होते हैं बॉडी में ना। तो उसमें जो सबसे बेसिक चक्र है मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, सबसे नीचे के चक्र माने जाते हैं। और उसके बाद मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्नेय और सहस्रार। तो बोलते हैं जिस नॉर्मल आदमी लोग केवल नीचे के 2 चक्रों में उनका काम चलता है। जब और वहीं से आपकी 2 एनर्जी निकल के आती है, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस एंड एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। दोनों अलग अलग एनर्जी हैं। ये जब तक बॉडी में घूम रही है तब तक आप मरे नहीं हैं, चाहे आप सांस लें चाहे नहीं लें। यही है जो बच्चे की बॉडी में कहीं ना कहीं घूमती रहती है पेट में, जब वो माँ के पेट में होता है। तो उसके सांस नहीं लेता, वो हवा नहीं जाती उसके बॉडी में, क्योंकि उसके पूरे लंग्स में पानी होता है। तो ये सब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अचानक याद आया कि मैंने ये लेक्चर्स बनाना क्यों शुरू किया। ये मैंने लेक्चर्स बनाना इसलिए शुरू किया था कि मेरे बच्चे या जिनको मैं चाहता हूं वो अगर मुझसे न मिल सके तो कम से कम वो ये देखें तो उनके लिए अवेलेबल हो। प्लस मैंने जब इस राइटर की किताब पढ़ी थी तो मुझे उसने करीब 15-20 किताबें और लिखी थी इन्होंने, लेकिन वो सब जर्मन में लिखी थी। तो मुझे लगा जर्मन सीखूं मैं। तो ये सब वीडियोस जो हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं ताकि हम शेयर कर सके लोगों से कोई ऐसी चीज जो हमको लगता है बहुत जरूरी है जानना। डिसलेक्सिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है जो हम शायद चाहेंगे नहीं कि हमारे बच्चों को हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि शायद हो तो अच्छा। वो हम कल पढ़ेंगे, अच्छा क्यों। फिलहाल हम पढ़ते हैं डिसलेक्सिया के बारे में, ठीक है। इफ यू डू अ ब्रेन स्कैन ऑन अ पर्सन विद डिसलेक्सिया द इमेजेस दैट आर प्रोड्यूस्ड सीम स्ट्रेंज। अगर किसी आदमी का ब्रेन स्कैन करेंगे जिसको डिसलेक्सिया है तो इमेज बड़ा अजीब सा आएगा। इन सर्टेन क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन, those that deal with reading and processing words, dyslexic have less gray matter. ब्रेन में 2 तरह के मैटर होते हैं, ग्रे एंड व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर जो है वो माना जाता है समझदारी के लिए, जो सोचता है, ऐसा कहते हैं। तो जो डिसलेक्सिक लोग होते हैं जहां पर रीडिंग और शब्दों को प्रोसेस किया जाता है वो एरिया में कम ग्रे सेल्स पाए जाते हैं। दे डोंट हैव एज मेनी ब्रेन सेल्स इन दोज रीजन्स एज दे शुड। जितने होने चाहिए उतने होते नहीं है। As the fetus develops inside, जैसे बच्चा माँ के वूम में डेवलप होता है, वूम जानते हैं, गर्भ में पैदा बढ़ता है। न्यूरॉन्स आर सपोज्ड टू ट्रेवल टू अप्रोप्रिएट एरियाज इन द ब्रेन। न्यूरॉन्स बड़ा अच्छा तरीके से होता है, एक वीडियो पे है टेड पर कि यहां पर मान लीजिए सेल है, तो थोड़ा सा और जब टाइम बीता तो ये सेल आगे बढ़ जाता है और इसकी जगह कोई और सेल ले लेता है। तो वही बोल रहा है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स आर सपोज टू ट्रेवल टू अप्रोप्रिएट एरियाज इन द ब्रेन। उसको यहां से यहां जाना चाहिए, टेकिंग देयर प्लेस लाइक पीसेस ऑन चेस बोर्ड। शतरंज की बोर्ड की तरह उसकी जगह कोई और ले लेगा। मतलब ये सेल्स आगे पहुंच गए और पीछे से नए सेल्स आ गए। बट फॉर सम रीजन द न्यूरॉन्स ऑफ डिसलेक्सिक्स समटाइम्स गेट लॉस्ट अलोंग द वे। लेकिन ये जो आगे बढ़ता है और नया सेल्स आता है तो डिसलेक्सिक जो होते हैं उनको नए नए सेल्स कभी कभी बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते, रास्ते में खो जाते हैं।
दे एंड अप इन रॉन्ग प्लेसेस, या तो जो सेल्स हैं उनको जहां चलना चाहिए वहां के बजाय कहीं और जाकर बैठ जाते हैं. द ब्रेन हैज समथिंग कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टम विच फंक्शंस एज द ब्रेन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. ब्रेन में जो खाली जगह होता है, इसमें से कि ब्रेन का फ्लूइड ट्रेवल करता है, उसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टम. उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. याद है हमने पिछली बार डिस्कस किया था, पानी निकालते हैं, फीवर वगैरह आ रहा था. हाँ, यस. तो बोल रहा है कि वो सेल्स का एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी है. जो ब्रेन में सेल्स बनते हैं वहीं से बनते हैं और एग्जिट पॉइंट भी वहीं है. देखिए बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, हमारे लैपटॉप की तरह नहीं है, खराब हो गया तो अब चलो जाकर ठीक कराओ. उसमें बॉडी में अपने आप चीजें खराब भी होती हैं और अपने आप चीजें बनती भी रहती हैं. तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में से फूड लेता है, वो सेल बनाता है, और जो सेल खराब हो गए हैं उनको वेंट्रिकुलर सिस्टम में फेंक भी देता है. तो हमारा किचन और टॉयलेट बाथरूम दोनों एक साथ ही होता है. आदमी की तरह नहीं है कि किचन अलग टॉयलेट बाथरूम अलग. ब्रेन में भाई वाह. Some people with reading disorder have neurons lining their ventricles like passengers stranding in airport. और कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जिनके ब्रेन सेल्स नहीं, मतलब डिस्लेक्सिक, उनके जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसके कोने में इनको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वहीं खड़े रहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम के ऊपर. ये ऐसे ही है जैसे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन में ढेर सारे लोग, पब्लिक खड़ी होती है, उनको वहां खड़ा नहीं होना चाहिए. पब्लिक जो एयरपोर्ट पर है या रेलवे स्टेशन पर, उनको क्या करना चाहिए? उनको ट्रेन में बैठकर अपने घर जाना चाहिए. लेकिन समहाउ अगर वहीं खड़े हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है. तो वही इनके साथ होता है. जो सेल्स कहीं और जाकर खड़े होने चाहिए, कहीं और डेवलप होना चाहिए, वो होते नहीं डिस्लेक्सिया में. While the images of brain is being made, a patient performs a task and then neuroscientist looks to see what part of the brain have been activated in response to that task. इसका टेस्ट कैसे होता है? पेशेंट को अंदर लिटा देते हैं स्कैन में, ब्रेन स्कैन में, और उसको कुछ काम करने के लिए दिया जाता है. फिर साइंटिस्ट चेक करते हैं कि जब कुछ काम कर रहा है तो कौन से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं. ये फंक्शनल एमआरआई होता है. एमआरआई एक तरह का खास तरह का एमआरआई जिसमें कि ब्रेन के सेल्स की एक्टिविटी को मेजर किया जाता है कि जब वो कुछ काम कर रहा है तो कौन सा ब्रेन सेल्स में एक्टिविटी ज्यादा हो रही है. इफ यू आस्क अ डिस्लेक्सिक टू रीड व्हेन ही और शी इज हैविंग अ ब्रेन स्कैन, द पार्ट दैट आर सपोज टू लाइट अप माइट नॉट लाइट अप एट ऑल. अगर डिस्लेक्सिक को बोलेंगे पढ़ने के लिए, तो जहां पर आपका या मेरा स्कैन होगा, जब हमारा स्कैन होगा और हमको किताब देंगे पढ़ने के लिए, तो कोई खास जगह तो लाइट जलेगा हमारे ब्रेन में. लेकिन डिस्लेक्सिक में ऐसा नहीं होता. जहां पर ब्रेन सेल्स एक्टिव होना चाहिए वो नहीं होता. डिस्लेक्सिक वो होते हैं जो पढ़ नहीं पाते. किताब दे दीजिए, पढ़ने में दिक्कत होती है. जैसे तारे जमीन पर का बच्चा था ना. The scan looks like an aerial photo of the city during blackout. जो ब्रेन स्कैन होगा वो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप आसमान में से कोई ऐसे शहर की फोटो लो जहां पर ब्लैकआउट हो चुका है, बिजली की चली गई है, पूरे शहर में लाइट ही नहीं है, तो अंधेरा है. हम लोग जब रीड करेंगे तो जलेगा, लेकिन वहां नहीं चलता डिस्लेक्सिक में. डिस्लेक्सिक्स यूज अ लॉट मोर ऑफ राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन्स ड्यूरिंग रीडिंग दैन नॉर्मल रीडर्स डू. जो डिस्लेक्सिक होते हैं वो अपना राइट हेमिस्फीयर ज्यादा यूज करते हैं. हम लोग दोनों यूज करते हैं, लेकिन वो राइट ज्यादा यूज करते हैं. द राइट हेमिस्फीयर इज कॉन्सेप्चुअल साइड. राइट हेमिस्फीयर क्या करता है काम? कॉन्सेप्ट्स को समझता है, कॉन्सेप्ट्स को बनाता है. मैथमेटिक्स, रैशनैलिटी, ज्योमेट्री, इन सब चीजों को. दैट्स द रॉन्ग हाफ ऑफ द ब्रेन फॉर प्रिसाइज एंड रिगरस टास्क लाइक रीडिंग. ये गलत है. ये रीडिंग जैसे स्पेसिफिक काम के लिए राइट साइड काम नहीं करना चाहिए नॉर्मली. Sometimes when a dyslexic reads, every step will be delayed as if the different part of the brain responsible for reading were communicating via weak connections. जब डिस्लेक्सिक पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे खाली जो खास एरिया है पढ़ने वाला वो काम नहीं कर रहा है, पूरे ब्रेन में से पता नहीं कहां से वो यूज करके वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है. बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसको. One of the ways to test for the presence of dyslexia in a small child is to have him engage in rapid automation naming. अगर आप किसी बच्चे को चेक करना चाहते हैं कि उसको डिस्लेक्सिया है कि नहीं, तो उसको एक टेस्ट का नाम है, वो दीजिए, रैपिड ऑटोमाइजेशन नेमिंग. शो हिम वन कलर आफ्टर अनदर. उसको एक के बाद दूसरा कलर दिखाइए. ब्लैक, ब्लू, रेड. रेड डॉट, देन ग्रीन डॉट, देन ब्लू डॉट, देन येलो डॉट, एंड चेक हिज रिस्पॉन्स. और उसका चेक करिए रिस्पॉन्स कैसे बोलता है. सी द कलर, रिकॉग्नाइज द कलर. उसको बोलिए कलर को देखो, पहचानो. अटैच नेम टू द कलर, और नेम के नीचे नाम लिख दो.
से द नेम, और उस बच्चे को बोलो नाम बोलो. दैट्स ऑटोमेटिक इन मोस्ट ऑफ अस. हम लोग ऑटोमेटिकली देख लेंगे. रेड को देखेंगे, नीचे रेड देखा, फटफट बोल देंगे. इट्स नॉट इन समवन विथ रीडिंग डिसऑर्डर. लेकिन किसी को अगर रीडिंग डिसऑर्डर है तो उसके लिए मुश्किल पड़ जाती है. आस्क फॉर अ 4-year old. श्रीश अगर थोड़ा छोटा बच्चा है, कैन यू से अ वर्ड बनाना विदाउट बा, और से लिसन टू द फॉलोइंग 3 words क, अ एंड ट. कैन यू कंबाइन देम इनटू कैट. ऐसे किसी बच्चे को बोलो कि बनाना बोलो, बनाना, लेकिन बी वर्ड नहीं बोलना उसमें. तो हम जानते हैं बी वर्ड हटा दिया तो बन जाएगा अनाना. लेकिन डिस्लेक्सिक वाले बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, वो बनाना को बिना बी के नहीं बोल पाएगा. या उसको अगर आप बोलते हैं क, अ और ट, इन तीनों को ऐड करके कैट बनाओ, उसको दिक्कत हो जाएगी. कैन यू विच वन ऑफ दोज वर्ड्स डजंट राइम. या तो उसको अगर पूछिए ये 3 वर्ड हैं, उसमें से कौन सा वर्ड है जो राइम नहीं कर रहा है. इजी क्वेश्चन फॉर 4-year old. छोटे बच्चों के लिए बहुत आसान है. रियली हार्ड फॉर क्वेश्चन फॉर डिस्लेक्सिक. मोस्ट सॉरी, हमने मिस कर दिया. और टेक कैट, हैट एंड डार्क. 3 वर्ड लीजिए, कैट, हैट और डार्क. इसमें से कौन सा राइम नहीं कर रहा है? डार्क. ये हमारे लिए आसान है. कैट, हैट एक ही जैसा है, डार्क थोड़ा लंबा है. लेकिन डिस्लेक्सिक बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगा, इसको अलग करना. Many people used to think that what defines dyslexic is that they get words backward. तारे जमीन पर ये चीज गलत बताई गई है पिक्चर में, कि बच्चों को शब्द उल्टे दिखाई देते हैं. आमिर खान बोल रहे थे कि जो वर्ड्स हैं उनको उल्टे दिखाई देते हैं. ऐसा नहीं है, वही कह रहा है. बहुत से लोग ये सोचते थे कि डिस्लेक्सिया जो है उसमें बच्चों को वर्ड उल्टे दिखाई देते हैं. जैसे कैट वुड बी टैक, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते. और समटाइम्स लाइक दैट मेकिंग इट साउंड लाइक डिस्लेक्सिया इज अ प्रॉब्लम इन अ वे द वर्ड्स आर सीन. वो कहते हैं जैसे डिस्लेक्सिया मतलब वो बच्चे जिनको शब्द ठीक से दिखाई नहीं देते. अगर आपने देखी नहीं है पिक्चर, देखिए आपने तारे जमीन पर, तो नहीं देखी तो जाके देखिएगा. उसमें यही बोल रहे थे कि शब्द उल्टे हो जाते हैं, शब्द घूमते रहते हैं. ऐसा नहीं है. बट इट इज मच मोर प्रोफाउंड देन दैट. इससे बहुत गहरी चीज है, खाली देखने में प्रॉब्लम नहीं है. डिस्लेक्सिया इज अ प्रॉब्लम इन द वे पीपल हियर एंड मैनिपुलेट साउंड. बेसिकली साउंड के साथ दिक्कत है, किस तरह से आप सुनते हैं और उस साउंड को मैनिपुलेट करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन बा एंड डा इज सटली इन द फर्स्ट 40 सेकेंड ऑफ द सिलेबल. अगर 2 वर्ड हैं बा एंड डा, तो इनमें 40 मिली सेकेंड, शुरुआत का जो 40 मिली सेकेंड है उसका डिफरेंस है. ह्यूमन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द assumption that we can pick up that 40 millisecond difference, and the difference between ba sound and the da sound can be the difference between getting something right and getting something catastrophically wrong. हमारे और आपका जो लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज, वो 40 मिली सेकेंड्स के बीच में अगर कुछ चीजें हैं तो उसको पकड़ सकता है. उसको अगर ये गैप बा और डा, इसको सुनने के लिए 40 मिली सेकेंड्स का गैप बहुत ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम पकड़ सकते हैं. लेकिन डिस्लेक्सिक के लिए बहुत ज्यादा है. उसको अगर बा और डा दो बोल दिया और लिख के दे दिया, तो उसको बा और फिर उसको टाइम चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, उस आवाज को प्रोसेस करने के लिए. ये बोल रहा है कि आदमी के लिए एक एजम्पशन है कि हम 40 मिली सेकेंड में कोई चीज बोली जाती है तो उसको हम पकड़ सकते हैं हमारी लैंग्वेज में. Can you imagine the consequence of having brain so sluggish that when it comes to putting together the building blocks of words, those crucial 40 milliseconds simply go by too quickly? मतलब हम और आप जो बात कर रहे हैं या जो शब्द हम पढ़ रहे हैं, हमने मान लीजिए मैं पढ़ा हूं, इस किताब में से पढ़ रहा हूं, यूजुअली यू गेट अ डायग्नोसिस एट 8 और 9. इस चीज को मैंने पढ़ लिया. लेकिन ये चीज जब वो पढ़ता है तो उसको यूजुअली यू गेट गैप दे देकर पड़ेगा. बिकॉज जो 40 मिली सेकेंड्स का गैप है, जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा है. तो वही कह रहा है, जो शब्दों को जोड़ करके उसमें से मतलब निकालने के लिए जो हमारे लिए 40 मिली सेकेंड्स बहुत कम है, नॉर्मल ह्यूमन के लिए उनके बहुत ज्यादा हो जाता है. इफ यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज, इफ यू टेक अवे अ लेटर, if you take away a sound and you don't know what to do, then it's really hard to map a sound to the written counterpart. Nadine Gaab, a dyslexia researcher at Harvard, explained, it may take you a while to learn to read. You read really slowly,
which then impairs your reading fluency, which then impairs your reading comprehension because you are so slow that by the time you are at the end of the sentence you have forgotten what the beginning of the sentence was. ये दिक्कत है. अगर मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं अभी आपके सामने, if you have no concept of the मैं फिर भी जल्दी पढ़ रहा हूं. तो जब तक आप अंत में पहुंचे, शुरू में क्या बोला गया भूल गए. यही दिक्कत है. बोलता है कोई एक लेटर निकाल दो, एक सेंटेंस में से आपको एक लेटर निकाल दो तो हमको समझ में नहीं आएगा लेटर क्या है. लेकिन बेचारा जब वो डिस्लेक्सिक पढ़ता है तो उसके लिए तो जो आगे पढ़ रहा है पीछे का उड़ रहा है, क्योंकि 40 मिली सेकेंड्स में उसको नया वर्ड जोड़ना है. उसके लिए ये और ये दो वर्ड के बीच में तो बहुत देर लग जा रही है, इसलिए दो वर्ड्स को जोड़ करके प्रोसेस नहीं कर पाता. मतलब ये ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूं कल मेरे घर आओगे तो डिस्लेक्सिक वाला बोलेगा, उसको खाली आओगे सुनाई देगा, कल मेरे घर नहीं सुनाई देगा. प्रोसेसिंग बेसिकली वर्ड का डेवलपमेंट. स्लो हो गई बिल्कुल. तो होता क्या है इससे आपकी रीडिंग, बेसिकली रीडिंग, खाली सुनने नहीं, कान तो अच्छे से काम करते हैं लेकिन रीडिंग में दिक्कत होती है उनको. और रीडिंग में क्यों दिक्कत? नहीं, डिस्लेक्सिक बोल पाता है अच्छे से, जो भी सुनेगा वो बोल लेगा, सुन के प्रोसेस कर सकता है. लेकिन उसको जब पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो ये नहीं जानता कि ये वर्ड मिडिल वर्ड ही है. उसको लगेगा कि मिडिल को कैसे बोलते हैं. वही कह रहा है, आगे देखिए. बोलता है यू मे टेक अ वाइल टू लर्न टू रीड. आपको जो नॉर्मल बच्चा शायद 6-7 साल में, 10 साल में पढ़ना शुरू कर देगा, वो आपका 12-13 साल में पढ़ना शुरू करेगा. उसके बाद क्या होगा? यू रीड रियली स्लोली विच देन इंपेयर्स योर रीडिंग फ्लुएंसी. अब चूंकि आप बहुत धीमे धीमे पढ़ रहे हो तो फ्लुएंसी नहीं आती पढ़ने में. उससे क्या होता है? व्हेन दैट इंपेयर्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जब फ्लुएंसी पढ़ने में नहीं आती तो आपको जो चीज पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा. एंड कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज यू आर सो स्लो दैट बाय द टाइम यू आर, आप अंत में पहुंचे हैं तो पहले का सेंटेंस गायब हो गया. तो बेसिकली डिस्लेक्सिक बच्चे जब कोई चीज पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता. सो इट लीड्स टू ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन द मिडिल स्कूल और हाई स्कूल. तो मिडिल स्कूल 4th, 5th, 6th में या तो हाई स्कूल में ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा. देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग ऑल अदर सब्जेक्ट्स इन स्कूल. फिर इंग्लिश, वही फिर मैथ्स में, फिर बाकी सब्जेक्ट में शुरू हो जाएगी. यू कांट रीड, आप पढ़ ही नहीं सकते. हाउ आर यू गोइंग टू डू मैथ्स टेस्ट दैट हैव लॉट ऑफ रिटन इन देम. मैथ में ढेर सारी रिटन चीजें होती हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे मैथ्स का टेस्ट देंगे. और हाउ डू यू टेक एन एग्जाम इन सोशल स्टडीज इफ यू takes you 2 hours to read what they want from you. एक टेस्ट पेपर को पढ़ने में जब 2 घंटे लगते हैं तो कैसे बेचारा आंसर कैसे लिखेगा. यूजुअली यू गेट द डायग्नोसिस एट 8 और 9. डायग्नोसिस भी बहुत लेट बनती है बिकॉज ये प्रॉब्लम क्या है, रीडिंग की. तो रीडिंग बच्चा लेट से चालू करता है. She went on and we find that by the point that point you are ready a lot of serious there are already a lot of serious psychological implications because by that time you have been struggling for 3 years. और जब बच्चे का डायग्नोसिस होता है तब तक आपको बहुत साइकोलॉजिकल ट्रोमा और स्ट्रेस झेल चुके होते हैं. क्यों? देखिए, मे बी यू आर द कूल किड इन द प्ले ग्राउंड व्हेन यू आर 4 साल के हैं और आप कूल हैं, खेलने में बहुत मस्त है. देन यू एंटर्ड किंडरगार्टन, फिर आप स्कूल में घुसे. And all your peers suddenly started reading. आपके सारे दोस्त क्या कर रहे हैं? पढ़ना शुरू कर दिया. And you can't figure it out. आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूं. So you get frustrated. आप फ्रस्ट्रेट होते हैं. Your peers may think you are stupid. और आपके दोस्त क्या सोचेंगे? ये तो पागल है, बेवकूफ है. Your parents may think you are lazy. और आपके माँ बाप क्या सोचेंगे? आलसी है, पढ़ता नहीं है. You have very low self-esteem which leads to an increased rate of depression. पागल और जब आलसी आपको समझेंगे तो आपका लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, तो उससे आपका डिप्रेशन और बढ़ जाएगा. किड्स विद डिसलेक्सिया आर मोर लाइकली टू एंड अप इन जुवेनाइल सिस्टम. जुवेनाइल सिस्टम मतलब जो बच्चे मर्डर करते हैं या चोरी चपारी करते हैं यंग एज में, वो गुस्से में आकर के कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए उनको जेल में भेजा पड़ता है. इट्स बिकॉज दे कांट फिगर थिंग्स आउट. उनको समझ में नहीं आता हम करें क्या, उनको प्रॉब्लम उनको भी समझ में नहीं आ रही है. It's so important in our society to read.
यू वुडंट विश डिसलेक्सिया ऑन योर चाइल्ड, इतनी जरूरी है हमारी सोसाइटी में रीड करना कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे को डिसलेक्सिया हो। और वुड यू, या आप चाहेंगे? अभी आगे हम कल पढ़ेंगे डेविड बॉयस के बारे में। उसको डिसलेक्सिया था, इसीलिए वो यूएस का वन ऑफ द टॉप लॉयर्स बना। माइक्रोसॉफ्ट का जब केस चल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट की तरफ से डेविड बॉयस लड़ा था और जीता था। इसको हम कल पढ़ेंगे। बेसिकली ये टॉपिक है कि कैसे आप, मुश्किलें चाहिए डेवलपमेंट के लिए। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज नेसेसरी। इसको इन्होंने, मैल्कम ग्लैडवेल ने लिखा है, डिजायरेबल डिफिकल्टीज, मुश्किलें, ऐसी मुश्किलें जो चाहिए।